आउटलाइन में आप लोगों के पास मेडिकल वालों के लिए बेटा और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग वालों के लिए भी, दोनों के लिए बेटा चैप्टर है और ये कॉमन चैप्टर है जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो अपने पास हेडिंग डाल लीजिएगा फ्लूइड डायनामिक्स की। तो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि आज इसके अंदर मैक्सिमम बातें हम लोग डिस्कस कर लें। आप लोगों के पास बेटा फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर दोनों में है, एमडी कैट में भी है, ई कैट में भी है। तो चैप्टर का नाम लिखिएगा बेटा, जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो आपके पास है फ्लूइड डायनामिक्स। आप लोग फ्लूइड डायनामिक्स की हेडिंग डाल लीजिएगा और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ रहिएगा बेटा, साथ साथ इसको नोट करते जाइएगा पॉइंट्स को। और आसान चैप्टर है पीएमसी के कोर्स आउटलाइन के हिसाब से भी, और वैसे भी आसान है। तो आप लोगों को जो बातें बताऊं बेटा उसमें पार्टिसिपेट करते जाइएगा। सबसे पहले आप लोग बेटा नोट कीजिएगा पहला पॉइंट अपने पास, मुझे बताइएगा कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है। हर वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर जाए उसका नाम क्या होता है, फ्लूइड। तो अपने पास नोट डाउन कीजिए, फ्लूइड का मतलब हो गया एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। हर वो सब्सटेंस बेटा जो कि फ्लो कर सके आप उसको नाम दे दोगे फ्लूइड का। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ये आपके पास फ्लूइड कहलाता है बेटा। फ्लूइड की स्टडी के लिए हमारे पास ब्रांच होती है, इसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड्स को स्टडी करने के लिए ब्रांच का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में लिखिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड को स्टडी करने के लिए आपके पास बेटा जो ब्रांच है उसका नाम हमने रखा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और फ्लूइड को स्टडी करने के लिए हमने इसको फर्दर दो पार्ट्स में तोड़ा, एक आपके पास फ्लूइड स्टैटिक है और एक आपके पास फ्लूइड डायनामिक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा फ्लूइड स्टैटिक। कोई बताएगा फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या है? फ्लूइड स्टैटिक किससे डील करती है? स्टेशनरी फ्लूइड से। गुड, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, फ्लूइड स्टैटिक डील्स विद स्टेशनरी फ्लूइड। जैसे अगर डैम के अंदर वाटर है, आप बेटा उसको स्टडी कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज इफेक्ट को स्टडी कर रहे हो, तो वो आपके पास कहलाएगा फ्लूइड स्टैटिक। और अगर आप लोग बेटा बात करोगे फ्लूइड डायनामिक्स की, तो फ्लूइड डायनामिक्स में मुझे बताइए किससे डील करते हो? मोशन ऑफ फ्लूइड से। तो डील्स विद मूविंग फ्लूइड। तो आपके पास बेटा मूविंग फ्लूइड से डील करोगे, तो आपने इस ब्रांच को नाम दे दिया फ्लूइड डायनामिक्स का। मुझे बताइए आसान पॉइंट्स है। तो आपके पास फ्लूइड का मतलब है एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड मैकेनिक्स डील करेगी बेटा स्टडी ऑफ फ्लूइड से। और अगर फ्लूइड स्टैटिक में है तो उसका नाम है स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक। और अगर आपके पास मूविंग फ्लूइड को स्टडी कर रहे हो तो उसका नाम है बेटा फ्लूइड डायनामिक्स। और आपने फ्लूइड की डेफिनेशन में लिखा एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो आगे बेटा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि इसमें आपके पास बेटा लिक्विड भी आ सकता है और इसमें आपके पास गैसेस भी आ सकती है। तो लिक्विड और गैसेस दोनों को बेटा आप लोग नाम देते हो फ्लूइड का। तो बताइए आसान पॉइंट्स है ये। चलिए अब पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये तो आपने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे। पहला टॉपिक बेटा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आपके पास है विस्कोसिटी। आप जल्दी से विस्कोसिटी के बारे में पॉइंट बताना स्टार्ट कीजिएगा। हमारा पहला टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का जिसका नाम है विस्कोसिटी। जो आपको याद हो बताते जाइएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, ग्रिप करते जाइएगा, आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपने ध्यान से फोकस्ड रहना है। पहला सवाल है विस्कोसिटी क्या होती है? अच्छा भाई सबने पार्टिसिपेट करना है। अंजला साहब कह रहे हो ऑपोजिशन है, जो कौन शो करवा रहा है? फ्लूइड शो करवा रहे हैं। किसके लिए? किसी भी बॉडी के लिए। सर कह रहे हैं बॉडी के लिए जो फ्लूइड ऑपोजिशन लगाएगा उसका नाम विस्कोसिटी है। बाकी सब भी मुझे बताएं, एग्री कर रहे हैं? केमिस्ट्री में भी विस्कोसिटी पढ़ा है आपने। तो अगर आप कह रहे हैं कि बेटा ये आपके पास कोई भी फ्लूइड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगा तो फिर गलत हो जाएगा, ये विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी का मतलब होता है बेटा फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स होंगी और हर दो लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है उस इंटरनल फ्रिक्शन को नाम क्या देते हो? विस्कोसिटी। डिफरेंट लेयर्स है आपके पास फ्लूइड की, हर दो बेटा लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन है आप उसको नाम दे रहे हो विस्कोसिटी का। तो लिखिएगा विस्कोसिटी का पहला पॉइंट, द इंटरनल फ्रिक्शन
बेटा जी आप लोग कहोगे द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। साथ साथ रहिएगा, ध्यान से बेटा पॉइंट सीखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। तो बेटा आपके पास फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन है, आप उस इंटरनल फ्रिक्शन को नाम दोगे विस्कोसिटी। और फिर बताइए विस्कोसिटी को मेजर किस टर्म में करते हो? मैं फिर से कहूँगा, फोकस रहेंगे तो बातें याद हो जाएंगी। तो मुझे बताइए कि विस्कोसिटी को किसकी टर्म में मेजर करते हो? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपने विस्कोसिटी को मेजर किया था एक टर्म में जिसको ईटा से रिप्रेजेंट किया, और किसी को याद है इसका नाम क्या था? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको बेटा मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। साथ साथ रहिएगा। तो आपने याद रखना है, इसको मेजर करेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की टर्म में। और किसी को याद है उस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या था? क्लिक कर रहे दिमाग में? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला पेज के सेंटर में लिखिए बेटा, F इंटू एल ए इंटू वी। तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा बेटा, F इंटू एल ए इंटू वी। तो यहाँ से आपके पास निकलता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। F आप समझ रहे होंगे बेटा रेजिस्टिव फोर्स है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ज़्यादा होगा। और फिर इसके बाद L का मतलब है लेंथ, आपके पास जो लेयर्स होंगी उनकी लेंथ है। बाकी A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और B वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी इसका मतलब इंटरनल फ्रिक्शन उतनी कम है। ठीक है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, V वेलोसिटी है और A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोटेशन आपको याद होनी चाहिए। A एरिया है, V बेटा फ्लूइड की वेलोसिटी है, L आपके पास लेंथ है और F आपके पास फोर्स है। तो आपके पास बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, F इंटू एल डिवाइडेड बाय A इंटू वी। अब आप लोगों ने जल्दी से मुझे इसका यूनिट निकाल के बताना है कि इसका SI यूनिट क्या होगा। गर्ल्स और बॉयज सारे स्टार्ट कीजिए और आप लोग मुझे निकाल कर बताइए इसका SI यूनिट। सारे तरह स्टार्ट कीजिए और मुझे फाइनल बताइए इसका यूनिट क्या है। स्टार्ट कर दीजिएगा, सब निकाल सकते हैं। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो हंसला साहब कह रहे हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। गुड। बाकी सब भी जरा स्टार्ट कीजिए। देखिए बेटा आपके पास फॉर्मूला गिवन है, आपके पास फोर्स का यूनिट लगाओगे न्यूटन, इसके बाद बेटा लेंथ का यूनिट लगाओगे मीटर, एरिया का यूनिट लगाओगे मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। बॉयज़ और गर्ल्स चेक कीजिए बेटा, आपके पास मीटर से मीटर हो गया कैंसिल। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो चेक कीजिए आपके पास क्या बन रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और सबको याद होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। तो आप कहोगे इसका यूनिट होता है पास्कल इंटू सेकेंड। ठीक है बेटा, जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स की जगह न्यूटन, लेंथ की जगह मीटर, इसके बाद एरिया की जगह मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड ऊपर चला गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर खुद पास्कल होता है। तो आप कहोगे इसका SI यूनिट क्या है बेटा? पास्कल इंटू सेकेंड। ये आपके पास इसका SI यूनिट है। और गर्ल्स और बॉयज़ इसका CGS यूनिट भी नोट कर लीजिएगा और नोट करें, इट्स CGS यूनिट एस। इसका CGS यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट होता है बेटा डाइन, डिस्टेंस का यूनिट आपके पास क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड खुद बराबर होता है पॉइस के। तो याद कर लीजिएगा इसका CGS यूनिट पॉइस है। तो जब MCQ में आ जाए बेटा तो आप याद रखिएगा इसका CGS यूनिट पॉइस होता है। आसान आसान बातें अब तक डिस्कस की हैं। आप लोगों के पास बेटा विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपने क्या कही है? द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। इसको मेजर करना है तो मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसका फॉर्मूला F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू वी।
इसका एसआई यूनिट बेटा पास्कल इंटू सेकेंड है और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइस होता है। अब आप लोग सारे जल्दी से इसकी डायमेंशन खुद निकालिए, सारे बेटा इसकी डायमेंशन निकालिए अब जल्दी से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की नहीं, पॉइस एसिड, ये पूरी टर्म को पॉइस का नाम देंगे। तो अब बेटा आप लोग ज़रा जल्दी से निकालिए इसकी डायमेंशन। इट्स डायमेंशन इज, सारे स्टार्ट कीजिएगा और जिसके पास डायमेंशन आ जाए बताइएगा। मैंने आपसे कहा जब कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसकी डायमेंशन भी निकाल लीजिएगा। मेंटली प्रेजेंट रहेगा, पॉइंट्स को याद करते जाएगा, फोकस रहिएगा ताकि पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर सके बेटा। डायमेंशन निकालिए, आपसे एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो आपको इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। जल्दी से आप लोग इसकी डायमेंशन निकालिएगा। हाँ भाई, हाई डायमेंशन हाँ भाई, क्या आ रही है, एम एल इनवर्स एस इनवर्स या टी इनवर्स, टी इनवर्स। तो भाई हमजा साहब कह रहे हैं, सॉरी अंजला साहब कह रहे हैं एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ये डायमेंशन बताइए। बाकी सब चेक कीजिए, ऐसा ही है। सबको बेटा निकालने आनी चाहिए यार। आपके पास फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन है, तो न्यूटन की डायमेंशन क्या रखोगे, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो न्यूटन बेटा फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन थी MLT -2, फिर डिवाइडेड बाय बेटा मीटर के लिए L स्क्वायर और टाइम के लिए T आ जाएगा। अब आप लोग चेक कीजिए बेटा, एक L से एक L हो गया कैंसिल, आपके पास L से L कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो लिखिएगा। तो आपके पास क्या बन रहा है बेटा, M, और फिर क्या बना बेटा आपके पास, ये L एक ऊपर चला गया -1 और T की पावर -1 गुड। तो ये डायमेंशन होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अपने पास जल्दी से बेटा इसको नोट कर लीजिएगा और ये सारी बातें बेटा अच्छे से दिमाग में बिठाते जाइएगा। तो जब MCQ में पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बताइए, तो आप क्या कहोगे बेटा, ML इनवर्स T इनवर्स। बोले यहाँ तक की बात में कोई मसला? अब आप लोग बताइए बेटा, अगर किसी फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी ज़्यादा है तो क्या उसका फ्लो इजी होगा या हार्ड होगा, और अगर विस्कोसिटी कम है तो उसका फ्लो इजी होगा। जैसे शहद की बात करेंगे और पानी की बात करेंगे तो मुझे बताएं किसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है, शहद, क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो उसका जो फ्लो होता है बेटा वो आपके पास हार्ड होता है। और पानी की बात करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, आपके पास उसका फ्लो इजी होगा। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपके पास बेटा यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आप लिखिए फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इजी। और अगर आपके पास बेटा लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है तो यहाँ लिखिए फ्लो ऑफ फ्लूइड इज हार्ड। तो ये दो बातें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपके पास बेटा जो फ्लो है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। आप मुझे बताएं यहाँ तक की बात में कोई मसला? अरे क्लियर है ये बात? चलिए अब आपसे सवाल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ये सारी बातें आपने पढ़ी है, मैं फिर से कहूँगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप क्लियर करते जाइएगा, सीक्वेंस वाइज चलिएगा। मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? 4। फॉर्मूले के अलावा बात करेंगे, फॉर्मूले में इसका कोई फैक्टर नहीं है, ये याद रखिएगा, फॉर्मूले में कोई फैक्टर नहीं है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बेटा ये दो बातों पर डिपेंड करती है, नोट कीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, बेटा ये डिपेंड करती है, गुड, एक आवाज़ मेरे पास टेम्परेचर आ रही है। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ फ्लूइड, एक तो फ्लूइड की नेचर पर डिपेंड करती है और दूसरा फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर। तो नोट डाउन कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के दो फैक्टर्स हैं बेटा, एक आपके पास है नेचर ऑफ फ्लूइड और दूसरा आपके पास है टेम्परेचर। एक है आपके पास बेटा टेम्परेचर और एक है नेचर ऑफ फ्लूइड। और आप लोग ये पॉइंट लिखने के बाद राइटिंग स्टॉप करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है। सारे साथ साथ रहेगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स है, कोई मुश्किल कहानी नहीं है इसमें, थ्योरी के छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपने पिक करने हैं, टॉपिक कवर होता जाएगा। मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है?
अच्छा मिस कह रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग क्या कह रहे हैं इनवर्स। और इनवर्स क्यों कहा पहले जरा लड़कों से पूछ लेते हैं। गर्म पानी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है, पानी तो पानी इक्वली नहीं जाता, ऐसा है। हॉट वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है। अच्छा भाई, तो लिक्विड के लिए आप कह रहे हो, फिर रिलेशन कौन सा कह रहे हो आप लोग? टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन। अच्छा लड़के कह रहे हैं इन्वर्स रिलेशन है, लड़कियाँ कह रही थी डायरेक्ट। क्यों? वो कह रहे हैं गर्म पानी जल्दी फ्लो करता है, डायरेक्ट होता है, तो क्यों? अच्छा मिस कह रही याद नहीं आ रहा। अच्छा लड़कियों में सिर्फ एक मिस सुमामा कह रही, बाकी आप लोग भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट है इन्वर्स है। आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और सेम आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मिस? कुछ स्टार्ट किया था आपने, क्यों बेटे जी? जिसने क्या वाइब्स आ रही हैं शायद। अच्छा भैया आप लोगों के पास क्या है, डायरेक्ट होगा इन्वर्स होगा? इसका जवाब ये दोनों रिलेशन होते हैं, डिपेंड करता है फ्लूइड कौन सा है। ठीक है, डायरेक्ट भी और इन्वर्स भी है, डिपेंड करता है कि फ्लूइड कौन सा है। आप सुनिए जरा ध्यान से, फिर इस पॉइंट को लिखेंगे। अगर बेटा आप लोग बात करते हो लिक्विड की, तो आप लोगों ने याद रखना है लिक्विड के लिए बेटा आपके पास जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। वो लड़कों की बात सही थी। मैं इसको पॉइंट को लिखवाऊंगा, अब इसे बोर्ड पर देखिएगा। इसको अभी हम लोग रब कर देंगे, तरीके से लिखेंगे। आप लोग बेटा लिक्विड के लिए ज़रा सोचिएगा, लिक्विड के केस में क्या होता है। जब आप लिक्विड को हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। ऐसा ही है, जब उनके बीच का बॉन्ड वीक होगा तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच की इंटरनल फ्रिक्शन कम हो रही है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इंटरनल फ्रिक्शन कम हो रही है, और टेम्परेचर का बढ़ाने पर इंटरनल फ्रिक्शन कम होने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड वीक होगा, तो आप क्या कहोगे कि भाई आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन कम हो रही है। तो दोनों का रिलेशन कैसा हो गया? इनवर्स। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करोगे तो गैसेस के केस में दोनों का टेम्परेचर, सोचिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गैसेस को जब आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब उनकी स्पीड बढ़ रही है, और अगर उनकी स्पीड बढ़ रही है तो इस बात का सबूत है कि आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन कम होगी तभी तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर के बढ़ाने पर, अरे बताइए ज़रा जल्दी से, क्या कह रहे हैं? ये मैंने डायरेक्ट बताया इनवर्स बताया? मुझे एक बात बताइए। नहीं, लिक्विड के लिए डायरेक्ट बताया था। गैसेस के केस में क्या बात करें? गैसेस के केस में आप लोग क्या कह रहे हो कि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। और रिलेशन डायरेक्ट क्यों आ रहा है उसका रीज़न दीजिए। क्या कहा हम लोगों ने? टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो, लेकिन ये तो रिलेशन क्या बन रहा है? इनवर्स बन रहा है। तो मुझे बताओ क्या ये बात सही की है या गलत की है? अब तुम लोग फुल नशे पे चल रहे हो, मैं जो बोलता जा रहा हूँ तुम लोग। और मजे की बात ये, मैंने पूरी बात करने के बाद का कि दोनों का रिलेशन डायरेक्ट हुआ, और आप लोगों ने भी कहा हाँ दोनों का रिलेशन डायरेक्ट हुआ। मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि मैं इस टाइम पे तुम लोग को बोलूंगा ये एसी की जगह बेटा सूरज, आप कहेंगे जी सर सूरज है, बहुत गर्मी कर रही है। अभी आप लोगों की हालत ये चल रही है। मुझे एक बात बताओ, जो बात हमने की है क्या वो सही है? उससे तो रिलेशन क्या बन रहा है? इनवर्स। तो मुझे बताइए जो लिखा है वो गलत है या जो हमने अभी डिस्कस किया वो गलत है? जो हमने लिख के डिस्कस किया वो ठीक है। अच्छा सियासतदानों वाला बयान था। तो आप लोगों के पास क्या हो रहा है बेटा, सुनिए गैसेस के केस में होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन का मतलब, डिफ्यूजन का मतलब मिक्सिंग होती है। और कहाँ पर, कहाँ से कहाँ मिक्सिंग होगी? हाई से लो। ऐसा ही है, जब लो की तरफ मॉलिक्यूल्स जाते जाएंगे तो आप सोचिए लो की तरफ जब मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब जब मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब उनकी इंटरनल फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी, और अगर इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बढ़ रहा है। यानी कि गैसेस के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन होने से मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जब मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो फिर उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी स्ट्रांग होगी, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी तो फिर आप लोग मुझे बताइए वहाँ पर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगा। मुझे बताएं बात समझ पा रहे हैं? तो लिक्विड के साथ रिलेशन कैसा है?
रीजन बताइए, क्योंकि बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। गैसेस के केस में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से फिर आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी। तो लिक्विड के लिए बताइए रिलेशन इनवर्स और गैसेस के लिए रिलेशन डायरेक्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर लिक्विड्स, फॉर नहीं तो फिर डिफ्यूजन होगा ना, डिफ्यूजन ही नहीं हो रहा, फिर तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन होता है और उससे कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो सोचो उनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी। इसी कमरे में जैसे मान लो 40 लोगों की आपके पास कैपेसिटी है और इसी में मैं आपसे कहूँ कि भाई 60 लोगों को बिठाना है, तो वो चेयर जब लगाएंगे ज़्यादा तो फिर बताइए सब करीब करीब होकर बैठेंगे तो एक दूसरे के साथ धक्के देने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए नोट कीजिएगा, वैसे आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे, आप लोग कहेंगे आप बैठ जाओ मैं बाहर जा रहा हूँ। फॉर लिक्विड तो आप लोगों के पास दोनों का रिलेशन इनवर्स है। और बात करेंगे बेटा फॉर गैसेस, तो गैसेस के केस में जनाब दोनों का रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा जब आपसे रिलेशन पूछे टेम्परेचर के साथ तो पहला सवाल आप करेंगे कौन सा फ्लूइड है, फ्लूइड के हिसाब से आपको जवाब देना है। आप जल्दी से बताइए विस्कोसिटी क्या होती है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। इसके बाद बताइए कि विस्कोसिटी को मेजर किसके टर्म में करोगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला क्या लिखा, F/L डिवाइडेड बाय A इंटू V। इसका SI यूनिट क्या बनाया, न्यूटन सेकेंड, सॉरी पास्कल इंटू सेकेंड, और CJ यूनिट क्या बनाया, डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये आपके पास पॉइस के बराबर। डायमेंशन क्या आ रही है, ML इनवर्स T इनवर्स। फिर इसके बाद स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड इजी होगा और लार्ज का मतलब हार्ड होगा। और इसके बाद बेटा ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एक नेचर ऑफ फ्लूइड और दूसरा टेम्परेचर। लिक्विड के लिए रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, और गैसेस के लिए रिलेशन डायरेक्ट है। बताइए इसमें कोई मसला। आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए ड्रैग फोर्स। छोटी छोटी टर्म्स है, मैं पहले ही आपसे कह रहा था छोटे छोटे टर्म्स याद करते जाइएगा। अब आपके पास है बेटा ड्रैग फोर्स। गर्ल्स और बॉयज जरा साथ साथ रहिएगा। हमारे पास है ड्रैग फोर्स, और आप लोग बताइए ड्रैग फोर्स का मतलब क्या होता है। रिटार्डिंग फोर्स, गुड। इसको रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं, इसको रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं, लेकिन मुझे बताइए इसको डिफाइन क्या करेंगे। गुड। तो आपके पास लिक्विड को जनरलाइज करते हैं बेटा कोई भी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाएगा आप उस फोर्स को नाम किसका दोगे, ड्रैग फोर्स का। जैसे मुझे बताइए अगर आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं और कार के विंडो से अपने हाथ को बाहर निकालते हैं तो मुझे बताइए एयर के मॉलिक्यूल आपके हाथ को रेजिस्ट करेंगे, और वो रेजिस्ट करने वाली फोर्स जो आपका हाथ एक्सपीरियंस कर रहा है आप उस फोर्स को नाम किसका दोगे, ड्रैग फोर्स का। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा स्विमिंग पूल के अंदर पानी में भागो, और मैं आपसे कह रहा हूँ स्विमिंग पूल के बाहर एयर में भागो, तो मुझे बताइए कहाँ भागना आसान है, बाहर। पानी में भागना मुश्किल है। पानी में भागना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ड्रैग फोर्स ज़्यादा है। तो आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, और बाहर एयर में डेंसिटी कम है तो ड्रैग फोर्स कम एक्सपीरियंस होगी। तो ड्रैग फोर्स का मतलब अपोजिंग फोर्स होता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स लिखिएगा बेटा द रेजिस्टिव फोर्स, द रेजिस्टिव फोर्स, मेरे साथ साथ रहिएगा, ध्यान से नोट करते जाइएगा। द रेजिस्टिव फोर्स experienced by object, the resistive force experienced by object when moves through fluid, the resistive force experienced by object when moves through fluid is called drag force। बेटा ड्रैग फोर्स वो रेजिस्टिव फोर्स है जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा जब वो फ्लूइड में मूव करेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, रेजिस्टिव फोर्स का नाम ड्रैग फोर्स होता है। और इसी से रिलेटेड एक लॉ था जिसका नाम क्या था, अरे बताइए। तो स्टोक्स साहब ने क्या कहा था, आप लोग जरा जल्दी से हेडिंग डालिएगा और राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इन्होंने क्या कहा था। अब आपने बेटा इनकी रूह को तड़पाना है। अब आपने जो है वो बात बतानी है जो इनको भी नहीं पता होगी कि मैंने बताइए। तो ज़रा जल्दी से स्टार्ट कीजिएगा, टैलेंटेड लोग हैं आप लोग। मुझे बताया स्टोक्स साहब ने क्या कहा था। वो कह रहा है, कबीर कह रहा ऑप्शन नहीं कहा था उन्होंने। अरे बताइए जरा जल्दी से, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कितने झूठे लोग हैं यार।
तुम लोग के टाइम पे रिड्यूस हुआ था, लेकिन 6 से 7 चैप्टर्स तक पूरा था, तो ये 7वां चैप्टर था। हाँ जी गुड, मिस ने आप मान लिया, पढ़ा था। अरे बताइए जल्दी से, क्या कह रही, कब पढ़ा था? अरे कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? वेरी गुड, हो गया। कितने फकर से कह रहे नहीं आ रहा। अच्छा, आप लोगों के पास बेटा स्टुक साहब ने क्या बात बताई, तो आप लोग सारे जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने ये कहा था कि आपके पास बेटा कोई भी विस्कस मीडियम है। अब आप लोग सारे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास बेटा एक कंटेनर है और आपने इस कंटेनर में एक फ्लूइड को रखा और ये आपके पास विस्कस मीडियम है। मुझे बताइए विस्कस का मतलब? अरे विस्कस मीडियम मीन क्या? इंटरनल क्या? तो क्या बोल रहे हो? मैं देख रहा हूं तो नहीं बोल रहे। अच्छा मैं इधर ही देख रहा हूं, बताए जरा क्या कहते हैं, विस्कस मीडियम क्या है? ऊपर जाके अलग हिसाब होगा इन चीजों का, ये जो तुम लोग करते हो ना। विस्कस मीडियम क्या आ रहा है दिल में, क्या आ रहा है? दिमाग तो नहीं है इसलिए मैं वहां का पूछ ही नहीं रहा हूं। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा, गुड, इसको नाम देंगे विस्कस मीडियम। इन शॉर्ट आप कहते हैं गाढ़ा मीडियम। तो मुझे बताइए हनी और वाटर में कौन विस्कस है? हनी। कैसे पता? गुड गुड, फ्लो हार्ड है वहां पर। तो आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? विस्कस मीडियम है। और बेटा गर्ल्स और बॉयज हमें चाहिए एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। पहले दो बातें दिमाग में रखिएगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो स्फेरिकल है और आपके पास जो मीडियम है वो कौन सा है? विस्कस मीडियम है। जैसे ही आप इस विस्कस मीडियम में इस स्फेयर को भेजोगे तो सुनिएगा ध्यान से, जब ये विस्कस मीडियम में जाएगा तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और स्टुक साहब का कहना ये था कि जो फोर्स होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगी। यानी कि अगर आपके पास किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस ज्यादा है तो वो फोर्स भी, और अगर उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बेटा रेडियस कम होगा तो वो फोर्स भी कम एक्सपीरियंस करेगा। तो बताइए फोर्स का पहला फैक्टर कौन सा हो गया? रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ। अगर आप जो मीडियम यूज कर रहे हो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट पर रिटार्डिंग फोर्स भी ज्यादा लगेगी, और अगर आपके पास बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है तो रिटार्डिंग फोर्स भी कम होगी। और तीसरा फैक्टर उन्होंने कहा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे जैसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो रिटार्डिंग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। हाँ जी, वो तो लिमिटेशन की बात आप कर रहे हैं। अभी यहाँ पर रिलेशन देखो, अब जैसे आपने इसको सरफेस पर रखा, अब सोचिए जब आप सरफेस पर रखोगे इस वक्त ड्रैग फोर्स की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ये फ्लूइड में जाएगा तो फिर ये ड्रैग फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, और जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। फ्री फॉल है, नीचे जाते वक्त वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो मुझे बताइए ड्रैग फोर्स के टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 3। पहला कौन सा है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और तीसरा कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इन सबको मिलाएंगे तो जो नया लॉ बनेगा उसका नाम क्या है? स्टोक्स लॉ। तो लिखिएगा मेरे साथ बेटा, द ड्रैग फोर्स, स्टोक्स साहब का कहना ये था, द ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय spherical object. The drag force experienced by spherical object is directly proportional to. The drag force experienced by spherical object is directly proportional to. बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? तो पहले लिखिए रेडियस, फिर लिखिए बेटा आपके पास दूसरा फैक्टर कौन सा है? वेलोसिटी, और तीसरा लिखिएगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बेटा जो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के साथ, वेलोसिटी के साथ और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ। तो ये 3 बातों के साथ रिलेशन दिया। मुझे बताइए आसान है? ठीक है, पेज के सेंटर में लिखिएगा ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इक्वेशन 1। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इक्वेशन 2। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इक्वेशन 3। तो आप लोग 3 इक्वेशंस बना लीजिए। पहली रेडियस के साथ रिलेशन है बेटा, दूसरा वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ है। और जब इनको सॉल्व करते हैं बेटा तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है ड्रैग फोर्स का,
और ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, 6 पाई ईटा आर वी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये तो याद आ रहा होगा। अरे ये याद आ रहा है, वर्ड थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा था ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था टॉपिक, लेकिन हमें फॉर्मूला याद आया। उसमें यूज करवाया था। चलिए भाई, तो ये आ गया ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा का नाम बताइए। अरे याद जाइए, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर का नाम बताइए, रेडियस। वी का नाम बताइए, इस वेलोसिटी का एक खास नाम था, याद कीजिए वर्ड। इस वेलोसिटी का नाम था टर्मिनल वेलोसिटी, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वेलोसिटी का नाम था बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, अपने पास लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी लिखिएगा कि बेटा आपके पास इस स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन थी। किसी को याद है लिमिटेशन कितनी थी? स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन नोट कीजिएगा, दिमाग पे जोर मत डालिए, अभी थोड़ी देर बाद एमसीक्यूज पर जोर डालिएगा। लिमिटेशन में पहली लिमिट थी कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल होना चाहिए। अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी लिमिट थी बेटा कि जो फ्लूइड है वो आपके पास विस्कस होना चाहिए, तो विस्कस फ्लूइड नहीं होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा कि बेटा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लो स्पीड पर ये एप्लीकेबल होता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर ये बेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर कभी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन बताइए, ऑप्शन ए में लिखा हो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी में लिखा हो विस्कस मीडियम, ऑब्जेक्ट सी में लिखा हो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लो, और ऑप्शन डी में लिखा हो नन ऑफ दीज, तो किस पर जाओगे? अरे किस पर जाओगे? हाँ, किस पर जाओगे? ऑप्शन ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी विस्कस मीडियम, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लो, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो किस पर जाओगे? नहीं, आप कहेंगे ये एमसीक्यू गलत है, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। दिमागी तौर पर जरा प्रेजेंट रहिए। ऑल ऑफ दीज ना भाई, सारी लिमिटेशन है, कोई एक थोड़ी सिलेक्ट करोगे। जागे रहिए। आज आप लोग कब से आए हुए? सिर्फ 2:30 बजे से आए हुए, तो फ्रेश ही होंगे। फ्रेश होंगे आप लोगों के घर वाले, सुकून मिला होगा उसको, आप लोग आए हैं। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लो। अब बेटा यहां पर हमने एक नाम लिखा, इस वी का नाम क्या था? हेडिंग डालिएगा टर्मिनल वेलोसिटी। स्टार्ट करेंगे गर्ल्स से, जरा सुनिएगा लड़कों ध्यान से। लड़के आज आप लोगों को बताएंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, और इसके बाद आप लोगों का टर्मिनल वेलोसिटी से भरोसा उठ जाएगा। लड़कियों, अब मैंने आप लोगों को पंप कर दिया, अब आप लोगों ने आंसर सही देना है। टर्मिनल वेलोसिटी, गुड। लड़कों समझ में आया उन्होंने क्या कहा? कबीर साहब ये वही आप लोग आपकी तरह का आंसर दिया, ऑप्शन ए। हाँ जी, ये तो फिर भी नहीं बोल रहे, इतना ही बोलते ऑप्शन सी है ना। अच्छा बताइए भाई, टर्मिनल वेलोसिटी किसी के दिमाग में आ रही है? अच्छा, एक जवाब आया गर्ल्स की तरफ से कांस्टेंट वेलोसिटी, और रेहान साहब कह रहे हैं जब आपके पास ड्रैग फोर्स जो है वो बराबर हो जाए किसके? वेट के। अच्छा, अब आप लोग सारे ध्यान दीजिएगा, गुड, दोनों की बातें सही है, गर्ल्स में से और बॉयज में से जो आंसर आए, गुड बेटा। आप लोग सारे जरा बोर्ड पर फोकस कीजिएगा और इस बात को समझिएगा। मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लॉ पढ़ा उसका नाम क्या था, और उसमें हम लोग क्या कह रहे थे, जो मीडियम है बेटा वो कैसा होना चाहिए? अरे मुंह से आवाज निकालिए, विस्कस, गुड। तो विस्कस मीडियम होगा, और यहाँ पर आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। मैं फिर से कहूँगा जरा जागे रहिएगा बेटा, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड में जाएगा। मुझे बताइए जैसे फ्लूइड में जाएगा तो क्या ड्रैग फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे जाता जाएगा इस पर ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा बेटा कि इस ऑब्जेक्ट पर जितना वेट एक्ट कर रहा है उतनी क्या हो जाएगी? ड्रैग फोर्स हो जाएगी। और जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो आप कहोगे सर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। और न्यूटन साहब ने सेकेंड लॉ में कहा था अगर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई?
मुझे बताए बात समझ पा रहे हैं? आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, जैसे वो नीचे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि उस पर ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाएंगे। अब उसकी वेलोसिटी में मजीद कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। आपके पास बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। गर्ल्स और बॉयज बताइए बात समझ पा रहे हैं? आप मुझे बताइए 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। सवाल है डिफाइन इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, गुड। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम क्या था? सर कह रहे हैं जब बॉडी या तो रेस्ट में हो या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसको नाम दे रहे हैं इक्विलिब्रियम का। गुड। हम लोग कहते थे इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? अगर बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, यस और नो? और याद कीजिए इक्विलिब्रियम की दो आपके पास स्टेट्स थी, एक स्टैटिक, दूसरा डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या था? बॉडी रेस्ट में थी। डायनामिक इक्विलिब्रियम बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी। सवाल यह है 9th में टीचर ने डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या एग्जांपल दी थी? हाँ जी, 9th में टीचर ने डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या एग्जांपल दी? आप लोगों ने ये तो डिसाइड किया बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 9th में आपकी बुक में भी एक एग्जांपल थी और एक फिगर भी बनी हुई थी। अब आप दिल में सोच रहे होंगे हमें तो फर्स्ट ईयर का याद नहीं है, 9th तो फिर बहुत दूर की बात है। लेकिन तब आप लोग पढ़ने वाले होते थे, उसके बाद जब जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में आए तो पढ़े रहते थे, तो दोनों में फर्क है। 9th तक तो आप लोग पढ़ते थे। तो बताइए जरा जल्दी से कोई एग्जाम्पल। अच्छा वो याद नहीं आ रही तो वैसे बताइए डायनामिक इक्विलिब्रियम की कोई एग्जाम्पल। एक बाइक चला रहे और एक साइकिल, किधर चला रहे? दोनों बाइक साथ चला रहे, साइकिल साथ चला रहे। सुनिए भाई जरा अभी मूवी स्टार्ट हुई है, कोई एग्जाम्पल दो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करे। सैटेलाइट। सैटेलाइट बेटा अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि जब सर्किल में घूमेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर लम्हे चेंज होगी, उसके पास सेंटीमीटल एक्सेलरेशन होता है। तो सैटेलाइट के पास सेंटीमीटल फोर्स, सेंटीमीटल एक्सेलरेशन है, हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। जल्दी से और सोचिए, सोचने की एक्टिंग कीजिए, मस्त होकर एक्टिंग कीजिए। हाँ जी बेटा जी। हाँ वो तो स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था आपने। वो जो आपके पास डायग्राम आप कह रहे हो सही है, वो स्टेबिलिटी था, जिस पे एक रेफ्रिजरेटर था और उसको स्टेबल अनस्टेबल आप लोगों ने वो पढ़ा था, वो स्टेबिलिटी थी। और कुछ याद नहीं आ रहा? पैराट्रॉपर का नाम सुना है? पैराट्रॉपर कौन होता है? जो छलांग लगाता है। गुड। और कहां से छलांग लगाता है? जहाज से छलांग लगाता है। और क्या पहन के छलांग लगाता है? पैराशूट पहन के छलांग लगाता है। उसको नाम किसका देते हैं? पैराट्रॉपर। तो आपकी बुक में उसकी फिगर बनी हुई थी, अगर आप देखोगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और वहां पर लिखा था कि पैराट्रॉपर का मोशन आपके पास कैसा होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं भी याद आ रहा तो छोड़िए। अभी सोचिएगा, आप लोग मान लीजिए जहाज से छलांग लगा रहे हैं, जब आप जहाज से छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? वेरी गुड, मर जाएंगे। आप लोगों ने तो कहानी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, पहले ही मर गए आप लोग। मुझे लग रहा है जैसे नीचे आए होंगे उसी वक्त मर गए होंगे। जहाज मुझे लग रहा है शायद जमीन पर ही खड़ा हुआ होगा और आपने वहां से छलांग लगाई है। अभी तो नीचे भी नहीं आए, पहले ही आप लोग मर गए। मुझे बताइए जब आप छलांग लगाएंगे तो जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ऐसा ही है। उसके बाद आप पैराशूट को ओपन करेंगे, जब आप पैराशूट को ओपन करेंगे तो ऐसी आवाज आएगी। अब मुझे बताइए उसके बाद क्या होगा? ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी था। अरे बताइए, जब पैराशूट को ओपन करोगे, पहले आप लोग तेजी से आ रहे थे, जैसे पैराशूट को ओपन करोगे तो फिर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करोगे, ऐसा है या नहीं है? और आप कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि एक आपका वेट है और एक अपथ्रस्ट है। क्या दोनों बैलेंस हो जाएगा? और जब बैलेंस हो जाएगा तो आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आएंगे। उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। बिल्कुल इसी तरह से बेटा आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, आपने इसको विस्कस मीडियम में छोड़ा, जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी के बढ़ने से मुझे बताइए ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी, और एक वक्त आएगा वेट और ड्रैग फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब इस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी 0, और बॉडी कैसे मूव करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और उस वेलोसिटी का नाम क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो कुछ याद आ रहा है? गुड, लिखिएगा। आसान बातें भाई, फिजिक्स वैसी आसान होती है यार। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा आसान होती है। लिखिए, द मैक्सिमम
constant velocity attained by a spherical object. The maximum constant velocity attained by a spherical object when falling through viscous medium, at weight of object is equals to drag force. ये वो वेलोसिटी है बेटा जब आपके पास ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है विस्कस मीडियम में से और जो वेट है बेटा वो बराबर हो गया ड्रैग फोर्स के। आप इस कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को नाम दोगे टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए मैंने मैक्सिमम क्यों लगाया? अरे कोई बताएगा मैक्सिमम क्यों लगाया? कांस्टेंट वेलोसिटी तो है लेकिन उससे पहले मैक्सिमम क्यों लिखा? वो जाहिलो कांस्टेंट के पहले मैक्सिमम क्यों लिखा? अच्छा मुझे ऐसा लगता है आप लोग सारे या तो मैं पागल खाने में क्लास ले रहा हूँ या तो आप पागल है या तो मैं पागल हूँ। सब पागल है। तो मुझे बताओ जरा जल्दी से, मेरा सवाल ये है कि मैंने कांस्टेंट से पहले मैक्सिमम क्यों लिखा? ऑप्शन ए गलती हो गई। अच्छा भाई गर्ल्स कह रही है आपने लिखा, आप बताए। तो मुझे बताओ कि मैक्सिमम क्यों लिखा? लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? नहीं आप लोग बताएं, आप लोग मुझसे बड़े 10 साल, जल्दी से बताइए। लिखना चाहिए ना। और क्यों लिखना चाहिए कबीर साहब? क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन बी है, ए है। अच्छा मुझे बताइए क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि आप लोग कह रहे हो बेटा जब ये स्फीयर नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा उसके बाद फिर मजीद इंक्रीज नहीं होगी। तो वो जो मैक्सिमम इंक्रीज आया उसको आप नाम किसका दे रहे हो? टर्मिनल वेलोसिटी का। इसके बाद मजीद स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, इसीलिए ये हमने लिखा। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय स्फेरिकल ऑब्जेक्ट व्हेन फॉल थ्रू विस्कस मीडियम, वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हो गई। गर्ल्स और बॉयज अब इसके बाद आप लोग राइटिंग कर लीजिएगा स्टॉप और सिर्फ बेटा बोर्ड पर देखिएगा। पहले मुझे बताइए डेफिनेशन क्लियर है? अरे डेफिनेशन क्लियर है? अब आप बोर्ड पर देखिए और मेरे साथ जरा समझिएगा। बेटा ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो गई? वेट के। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 6 पाई ईटा आरवी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। मैं फिर से कहूंगा जरा बेटा बोर्ड फोकस कीजिएगा ताकि कैलकुलेशन में मसला ना हो। अब आप लोग बताइए बेटा यहाँ पर जो मास है, मास को रिप्लेस करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन। तो आप लोग बताइए यहाँ से मास किसके बराबर? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप लोग देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 पाई ईटा आरवी और मास की जगह क्या लिखोगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। बताइए लिख सकते हैं? आगे चलिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या चल रहा है? 6 पाई ईटा आरवी। यहाँ पर आ गया डेंसिटी। बेटा स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय जी। अब आप लोग चेक कीजिए बेटा कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ भाई कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप क्या कहोगे? एक आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी बेटा कैंसिल हो गया। इसके अलावा कुछ कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आप लोग बताइए जरा यहाँ पर आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे तो बेटा यहाँ पर v बचा और इसको पहले लिख लीजिए 4/3 मल्टीप्लाई बाय 6 रॉ आर स्क्वायर जी और डिवाइडेड बाय ईटा। तो गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए जब आप इसको 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 2 आर स्क्वायर आ गया ना, पहले आर क्यूब था ना, तो आपने क्या किया? एक आर कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर बच गया। अब आपके पास बेटा चेक कीजिए बाकी क्या बचा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या अरेंज हो रहा है? v इज इक्वल्स टू 2/3 3 9 रॉ आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है बेटा। और ये फॉर्मूला मुझे बताइए आपके पास किसका आ गया? टर्मिनल वेलोसिटी का। अभी लिखेगा नहीं, पहले जरा ध्यान दीजिए। मुझे बताइए पहले इसमें कोई मसला? अब ये फॉर्मूला किसका बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी का। और आप लोग बताइए यहाँ पर 2/9 कांस्टेंट है। अब बेटा बताइए रॉ भी क्या है? कांस्टेंट। जी भी क्या है? कांस्टेंट। ईटा भी क्या है? कांस्टेंट। सब कांस्टेंट है तो बाकी क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ रेडियस। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी
4 टाइम्स बढ़ेगी। अगर आप रेडियस को 3 टाइम बढ़ाओगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 9 टाइम्स बढ़ेगी। तो ये वाली बात समझ पा रहे। अगर आपसे कभी एमसीक्यू में कहा जाए एक स्मॉल स्फीयर है और एक लार्ज स्फीयर है, दोनों को विस्कस मीडियम में ड्रॉप कर रहे हो, किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी? तो क्या कहोगे? लार्ज स्फीयर की, क्योंकि उसका रेडियस ज़्यादा है। तो रेडियस के साथ टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन डायरेक्ट हो गया। क्लियर ये वाली बात? जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो आपके पास बेटा ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो गया और ये रिलेशन याद कर लीजिए। रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। गलत रिलेशन लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। जल्दी से पहुंचिए। हाँ भाई, अब जरा जल्दी से यहां तक पहुंचिएगा। जी बेटा। सर अगर रेडियस बढ़ेगा तो फिर ड्रैग फोर्स भी तो बढ़ेगी। रेडियस बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। ड्रैग फोर्स तो इक्वल हो गई ना। ये तो उसके बाद ही आपके पास हो रही है। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपके पास वेट और ड्रैग फोर्स तो बराबर हो गई। ड्रैग फोर्स भी एक हद तक बढ़ेगी ना, क्योंकि जैसे वेलोसिटी एक हद तक बढ़ रही है उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ड्रैग फोर्स वेट के बराबर। अब जो ड्रैग फोर्स है वो वेट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रैग फोर्स वेट से ज़्यादा का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बॉडी जिसको स्फेयर को छोड़ा वो खुद ब खुद ऊपर आने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ ले तो हो भी सकता है। तो बेटा ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी अपने शैतानी दिमाग में बिठा लीजिएगा। मामा शैतानी दिमाग है ना, बहुत ज़्यादा शैतानी दिमाग है। बहुत ज़्यादा क्यों कहा? शैतानी है ये समझ में आता है, बहुत ज़्यादा शैतानी है ये समझ लिया है। डिफाइन बहुत ज़्यादा शैतानी। तो बेटा ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। जिसको मैंने डब्बे में बंद किया वो आप लोग अपने दिमाग में बंद कीजिएगा, और अगला जो रिलेशन डब्बे में बंद किया वो भी अपने दिमाग में बंद कीजिएगा। तो डब्बे वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी, फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे। आप लोगों का दिमाग भी एक डब्बा ही बन के रह गया है, जो कि बंद हो चुका है। ताला लगा दिए, गुड। तो अंदर से तो खाली होगा, तुम लोग का दिमाग तो महंगा बिकेगा। जी कबीर साहब, खाली है इसीलिए महंगा बिकेगा। स्टोरेज ज़्यादा उसमें। लग रहा है शायद किसी ने आपको गलत बता दिया कि दिमाग लगाने से जो है ना कम हो जाता है, इसलिए आप लोग लगाते ही नहीं है। तो बेटा जी ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। गर्ल्स और बॉयज क्लियर हो गया? अब आप लोग बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। अगर कभी एमसीक्यू में बेटा ग्राफ पिक करने के लिए आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होता है। तो आप लोग बेटा ज़रा जल्दी से टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ अपने पास नोट डाउन करो। तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ के लिए वाई एक्सिस पर दिखाइए वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर दिखाइए टाइम, और बनाइए बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। पहले वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद टाइम के साथ साथ वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा इस वेलोसिटी को आप लोग नाम दे रहे हो टर्मिनल वेलोसिटी। तो विस्कोसिटी हो गया, ड्रैग फोर्स हो गई, स्टोक्स लॉ हो गया, और फिर टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। अब इसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने फ्लूइड का फ्लो पढ़ा था, और दो तरह के फ्लूइड के फ्लो पढ़े थे। एक का नाम रखा था लैमिनार फ्लो और एक का नाम रखा था टर्बुलेंट फ्लो। ये मेरा सवाल है आप लोगों से, रखा था कुछ? आप लोगों ने भी कुछ रखा हुआ है या नहीं रखा? चलिए आप लोग हेडिंग डालिएगा। ये ग्राफ बन गया था, हेडिंग दीजिएगा फ्लो ऑफ फ्लूइड, और इसमें ज़रा 2 कॉलम्स बनाएगा। मैं लिखूंगा फिर आप लोग समझाएंगे। अब तक मैं समझा के लिखवा रहा था, अब मैं लिखवाऊंगा, आप लोग समझाइएगा। हाँ जी बेटा, गारंटी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं बेटा, आजकल किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। दो तरह के फ्लो हैं, एक का नाम होता है स्ट्रीम लाइन, नाम सुना?
एसी का दूसरा नाम होता है नालाइको लैमिनार फ्लो। ये वो वाला है वर्ड, और अब वो ये वाला लिखेंगे। दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। भाई मैं सिर्फ लिखवाऊंगा, समझाएंगे आप लोग। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंग्लिश आप लोगों की स्ट्रांग है। आज इंग्लिश में देख ली है, मतलब मुझे लग रहा है आप लोगों की जिंदगी में कुछ स्ट्रांग नहीं चल रहा है। एक और जिंदगी मुझे लग रहा है मिलनी चाहिए, ऐसा ही है ना? किधर तंग आए हो तुम लोग, कह रही इससे ही बेजार आए हुए। चलिए पहले इसे लिखेंगे फिर डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा हमारी डील हुई है कि आप समझाएंगे, मैं लिखवाऊंगा सिर्फ। वन साइडेड ही करनी चाहिए, वन साइडेड ना करें। कबीर साहब वन साइडेड ना करें, क्यों? जिस पे कबीर चुप हो गया, मुझे लग रहा है कोई राज है। करना चाहिए। आप लोग बताएंगे, कबीर साहब आप लोगों को लीड करेंगे। ओके सर। तो अब आप लोगों की इज्जत कबीर साहब के हाथ में, क्योंकि वो बताएंगे आप लोगों ने सही कहा है कि गलत कहा है। हाँ जी, हो गया। चलिए पहले आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, फिर ये जो मैंने इंग्लिश लिखी है ज़रा समझाइएगा। वो दुश्मन कबीर साहब के होते हुए आप ऐसी बात कर रही हैं।
कहाँ? अभी जा रहा है? कॉपी हो गया या कर रहे? कितने कॉपी कर रहे हैं ये तो बता दीजिएगा भाई। मामा दुश्मन हो गया तुम्हारा, कहाँ तक पहुंची हो? कल तक हो जाएगा। गुड, नाइस स्पीड। तो भाई ये दो तरह के फ्लो आपके पास हैं, तो एक स्ट्रीम लाइन है, एक लैमिनार है। और आपने ये फ्लो देखे होंगे कहीं पर, अब आप याद करेंगे ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ऐसा फ्लो आपने कहाँ देखा? जो इंग्लिश हमने लिखी है, नाम सुना था, नाम सुना था, इसीलिए मैंने कहा पहले जरा इनको डिफाइन कर देते हैं फिर आगे जाएंगे। चलिए भाई, आप लोगों ने दो नाम लिए, एक बर्नौली नाम लिया है और एक आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम लिया। तो इसका मतलब ये वो दो टॉपिक्स तो पढ़े, वैसे ये तो पता चल गया, तो थोड़े बहुत नहीं। बर्नौली पढ़ा हुआ है, गुड। तो बस उसकी टांगे तोड़नी है बेटा जी मेरा एंड में। अच्छा, अब आप लोगों के पास या तो कॉपी हो गया लड़कियों, लड़कों बेटा जी हो गया? एक को ये आप लोग जो सुन के भी इग्नोर मारते हैं ना, सर नहीं हुआ। हाँ जी बेटा सही है, ठीक है ठीक है, गुस्सा थोड़ी कर रहा है, कह रहा इग्नोर सही था। कबीर साहब ये बताया आपने क्यों कहा था वन साइडेड पे इन्होंने क्यों आपका नाम लिया, ये मुझे समझ नहीं आया। ये जो है ना, ये हंजला हंस रहा था इस बात पे, ये जो इसकी हंसी आई ना, ये तुम्हें छेड़ रहा है ये। वन साइड के साथ फायदे भी डायग्राम अच्छी हो जाती है। फिर ये कुछ छिड़ा हुए दूसरों को क्या छेड़े? छिड़ा हुआ चले भाई डिस्कस करें, अरे डिस्कस करें, इसी दफा पूछ रहा बेटा डिस्कस करें, लड़कों ने तो बता दिया वहां से तो। चलिए थैंक यू बेटा जी, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, लेकिन ये मौका आप लोगों के पास ही, हमारी डील हुई थी कि मैं लिखूंगा आप लोग समझाएंगे। जल्दी से बताइए, पहला जो फ्लो है वो आपके पास है स्ट्रीमलाइन लैमिनार फ्लो। मुझे बताइए, इंग्लिश आपके पास लिखी हुई है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपने डिफाइन क्या किया? एवरी पार्टिकल दैट पासिस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव अलोंग सेम पाथ एज पॉइंट अर्लियर। इसका मतलब क्या होता है कि बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बेटा यहाँ पर मान लीजिए एक पाइप है और इस पाइप में से बेटा वाटर फ्लो करता हुआ जा रहा है, और इस पाइप के अंदर आपने एक पॉइंट मार्क किया, ये वाला पॉइंट आपके पास है P। मान लीजिए इस पॉइंट P से एक पार्टिकल गुजरता है, जब वो इस पॉइंट से गुजर रहा है तो उसका रास्ता ये बना। अब जब ये पार्टिकल बेटा इस पॉइंट P से गुजरा तो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, तो बेटा अगर इसके पीछे जो पार्टिकल आएगा जब वो इस पॉइंट से गुजरेगा तो इसको भी उसी रास्ते पर चलना है जिस पर पिछला वाला चल के गया है। तो आप ऐसे फ्लो को नाम किसका देते हो? स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो। और फिर टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता। अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा कि जैसे आपके पास बेटा ये पाइप है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P। अब इस पॉइंट P से एक पार्टिकल गुजरता है, ध्यान दीजिएगा, ये पार्टिकल गुजरा इस पॉइंट P से और ऐसे स्ट्रेट गया। अब मान लीजिए इसके बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा बेटा वो भी इसी पॉइंट से गुजर रहा है, लेकिन गर्ल्स और बॉयज बेटा ध्यान दीजिएगा, जब वो इस पॉइंट से गुजरा तो उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो आप इसको नाम किसका दोगे? टर्बुलेंट फ्लो का। तो अगर आपके पास बेटा पार्टिकल जो है एक पॉइंट पर जो पाथ फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेगा, तो आप उसको नाम किसका दोगे? लैमिनार फ्लो का या स्ट्रीमलाइन फ्लो का। और अगर पार्टिकल बेटा एक गुजर रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से और नेक्स्ट पार्टिकल उस पाथ को फॉलो नहीं करता, तो आप उसको नाम किसका दोगे? टर्बुलेंट फ्लो। मुझे बताएं, ये बात समझ पा रहे?
दूसरा पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ पर आप देखोगे तो बेटा आपके पास लेयर्स नजर आ रही है और इन लेयर्स में चेक कीजिएगा जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप चेक करोगे बेटा टर्बुलेंट फ्लो के अंदर तो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमने यही पॉइंट लिखा, पार्टिकल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पर बेटा टर्बुलेंट फ्लो में क्या लिखा, पार्टिकल्स कैन, लड़कियों ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या लिखा, बेटा आपके पास फ्लो कैसा होगा, स्मूथ होगा, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, फ्लो कैसा होगा, रफ होगा। मुझे बताइए सिगरेट देखा है आप लोगों ने, सिगरेट देखा है आप लोगों ने? तो देखा ही नहीं, आपको क्या पता सिगरेट क्या होता है? अच्छा ऐसे सारे सोच रहे, पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया है, मैंने कोई गांजा वांजा थोड़ी पूछ लिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिगरेट की बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए बेटा सिगरेट में से जो स्मोक निकलता है, आपने देखा होगा बेटा उसके टिप पर जो स्मोक होता है, पहले देखोगे तो वो बिल्कुल ऐसे स्मूथ सा जा रहा होता है, तो टिप के करीब अगर आप देखोगे तो आपके पास बेटा स्मूथ फ्लो होगा। वो जो फ्लो होता है उसका नाम होता है आपके पास लैमिनार फ्लो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो थोड़े से डिस्टेंस पर जाके आपके पास वो स्प्रेड हो जाता है, और जब वो स्प्रेड होगा तो वो रफ फ्लो होगा, और उसको आप लोग नाम किसका दोगे, टर्बुलेंट फ्लो का। तो सिगरेट की टिप पर पहले कौन सा फ्लो है, लैमिनार फ्लो, उसके बाद कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर आप देखें कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको बताइएगा कि यहाँ पर पहले जो फ्लो हो रहा है वो कैसा है, टर्बुलेंट, पहले कौन सा है, लैमिनार है, उसके बाद कौन सा है, वो सिगरेट आपको देगा, कहेगा आपको ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। लेकिन मुझे बताइए जो आप लोग बात कर रहे हैं बेटा वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा मुझे बताइए कहीं और आपने देखा ऐसा फ्लो, टर्बुलेंट भी, स्ट्रीमलाइन भी, ये तो हो गया सिगरेट। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? क्योंकि सिगरेट पे गर्ल्स थोड़ा सोच रही थी, उनके दिमाग में नहीं आया क्योंकि उन्होंने कभी गौर नहीं किया पीते हुए। मुझे बताओ कोई और एग्जाम्पल, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों फ्लो। हाँ भाई मुझे लग रहा है लास्ट में कोई एग्जाम्पल आइए। अच्छा मुझे बताइए टैप सबने देखा है, नल का देखा है? हाँ जी। तो जब टैप को ओपन करते हो तो उसमें से जो वाटर फॉल करता है, कभी उसको ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा, आपके पास जो उसका हेड होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स में से जो पानी गिर रहा होता है वो आपके पास बेटा पहले लैमिनार फ्लो में होता है। अब जैसे ही नीचे आता है तो उनकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है तो वो जो फ्लो होता है वो आपके पास टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो आपके पास जब टैप को ओपन करोगे तो इनिशियली जो फ्लो हो रहा है वो कैसा है, लैमिनार है, उसके बाद कैसा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो जब कभी भी लो स्पीड होती है तो लो स्पीड पर आपके पास लैमिनार फ्लो है और हाई स्पीड पर आपके पास टर्बुलेंट फ्लो है। आगे देखिएगा बेटा, लैमिनार फ्लो के अंदर फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है और टर्बुलेंट फ्लो के अंदर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। और फिर हम कहते हैं लैमिनार फ्लो में टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है क्योंकि फ्रिक्शन कम है, और यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। और इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो है और यहाँ पर फ्लो कैसा है, अनस्टेडी। मुझे बताइए लड़कियों और लड़कों, स्टडी फ्लो का मतलब ये तो सुना हुआ होगा। स्टडी फ्लो का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बेटा जब वो पूरे आपके पास पाइप में से मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। आप ऐसे फ्लो को नाम किसका दोगे, स्टडी फ्लो। और अगर आपके पास बेटा पॉइंट टू पॉइंट स्पीड चेंज हो रही होगी तो आप उसको नाम किसका दोगे, अनस्टेडी फ्लो। तो मुझे बताएं ये वाली बात समझ पा रहे हैं? तो एक आपके पास कौन सा फ्लो गया, लैमिनार, और दूसरा फ्लो कौन सा हो गया, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए आइडियल फ्लूइड क्या होता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है आइडियल फ्लूइड बताइए। सिवाय इसके एक क्लास में मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था ऐसा फ्लूइड जो पॉसिबल नहीं है उसका नाम आइडियल फ्लूइड है। तो इससे पहले कि आप ऐसा जवाब दें मैंने आपको मना कर दिया। बताइए आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, जो कि नॉन विस्कस हो। गुड, मेरे साथ साथ अपने कवारे हाथों से लिखे, जल्दी 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 से, कबीर के अलावा सारे कवारे हाथों से लिखे। आइडियल फ्लूइड प्रॉपर्टीज लिखते जाइएगा। पहली प्रॉपर्टी बेटा, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि नॉन विस्कस हो। आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर आइडियल फ्लूइड बेटा आपके पास एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट हो।
तो आप लोग जो गाड़ियों के अंदर यूज करते हो, आपके पास बेटा इंजन ऑयल जो होता है वो आपके पास एक तरह का इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ब्रेक ऑयल वो भी आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। गियर ऑयल वो भी आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा, आपके पास स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ये भी इसकी शर्त है बेटा आइडियल फ्लूइड की। इसके बाद बेटा नोट कीजिएगा, फ्लूइड इज एयर रोटेशनल। कोई मुझे बताएगा एयर रोटेशनल फ्लो का मतलब? सॉरी, इसको लिखिएगा फ्लो इज एयर रोटेशनल। मिर्ची लग रही है, पानी पी लें। फ्लो इज एयर रोटेशनल। कोई बताएगा एयर रोटेशनल फ्लो का मतलब? महंगे टीचर्स है आप लोग, नॉलेज नहीं शेयर करते। एयर रोटेशनल फ्लो का मतलब क्या? अगर बेटा आपके पास मॉलिक्यूल ऐसे सीधा जा रहा है तो याद रखिएगा मॉलिक्यूल कभी भी सीधा नहीं जाता, स्फेरिकल होता है। मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा होता है और घूमने के साथ साथ आगे जा रहा होता है। तो मॉलिक्यूल का जो फ्लो होता है वो इस तरह से जा रहा होता है, वो घूमता भी है और आगे भी जाता है। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि मॉलिक्यूल सिर्फ आगे जा रहा है, घूम नहीं रहा। तो इस फ्लो को नाम क्या दोगे? एयर रोटेशनल। गुड। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर फ्लूइड का कांस्टेंट होगा तो बेटा ये आपके पास आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, एयर रोटेशनल फ्लो होना चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। अब इसके बाद आप लोग बेटा हेडिंग डालेंगे, ये आपके पास आइडियल फ्लूइड हो गया। सेकेंड लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का, इस चैप्टर के अंदर बस दो पार्ट्स रहते हैं, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और एक बर्नौलीज इक्वेशन है, और दोनों नाम आप लोगों ने लिए थे। तो पहले हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और जो पता है आपको बताते जाइएगा, सिवाय इसके कि कुछ नहीं। स्टीम फ्लो होती है, फिर और एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। पहले आप लोग जरा जल्दी से पहले हेडिंग तो डालिए, फिर दो पॉइंट्स लिखेंगे, फिर आप अपने हाथ रोकेंगे और दिमाग चलाएंगे। कबीर साहब क्या रोकना है, क्या चलाना है? गुड। कब? ये सोच रहे हैं लिखने के बाद। लिखिए पहला पॉइंट, सिर्फ एक तुम लोग की क्लास में एक ही पढ़ने वाला है, यकीनन सबको लग रहा होगा वो मैं ही हूं। द प्रोडक्ट ऑफ, सबको पता है एक ही बात। अच्छा, अभी जो सर हमजा तुम लोग को करवाते हैं उस पर आप लोग जवाब देते हैं? ताज़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले सिर्फ लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर बेटा मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग बताते ही नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो रही है आप लोगों की? इंजीनियरिंग वालों की? वो एक है तो भी चेंज कर दिया। अबे तो उसको तुम लोगों ने बिठा के उसको जबरदस्ती चेंज करा दिया बायो। वो भी सोच रहे कि बायो की क्लास भी लेनी। तुम लोगों ने उसको इतना डरा के रखा हुआ है। बायो अच्छे से आती है, फिर बायो का कोई सवाल पूछ लिया जाए। हाँ, आप लोग जो भी देंगे मैंने मान लेना है ना। बायो आसान है, आप लोगों को पसंद है? पसंद है, बचपन से पसंद है। बचपन से क्यों पसंद थी तुम्हें? हैं कबीर साहब?
कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है? क्या बना है? क्या बना है? अरे क्या बना है? मेरा जवाब आप लोगों ने अभी तक भी दिया, बनाया क्या है? गुड, जल्दी से छाप लीजिएगा, फिर आप लोगों ने हाथ रोकने। अरे दिमाग कैसे चलेगा यार? हम लोग ऐसे ही टेंशन लेते हो। जरा ये लोग, आप लोग ना हंस हंस के अपने गम को छुपाते हैं। दो बार एक क्लास में सिर्फ अफान से कहता हूँ आप लोग की रख दे गम की क्लास। एक में नहीं होगा, कह रहा एक में क्या होगा। गम फिर कितनी क्लासें लगा दें? कह रहे साल का सेशन लगवा दे, उधर से आवाज आ रही है एक बैच ही रखवा दे। ये मेडिकल आप लोग पढ़ रहे हैं, यही सबसे बड़ा गम है। मेडिकल से ज्यादा भी मिले। कबीर को तुम लोगों ने काउंसलिंग नहीं की ना उसकी? कबीर की चले भाई, पाइप वाइप बना लीजिएगा और उसके बाद फिर राइटिंग स्टॉप करेंगे आप लोग। ऐसा पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? गुड, बस याद आना चाहिए कि पढ़ा था। चांद सितारे डन बेटा, हो गया? चलिए बाकी कलर वाला घर जाके कर लीजिएगा, अभी जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के पास बेटा ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, सारी बातें डिस्कस करेंगे आप लोग, सिर्फ सारे बेटा स्क्रीन पर देखिएगा। 5 से 7 मिनट की बातें समझ में आ जाएंगी, इसमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आप छोड़ दीजिएगा, दूसरे पॉइंट पर आइएगा। दूसरे पॉइंट में पढ़िए हमने क्या लिखा है, इट ऑबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है बेटा कि जितना मास आपके पास इन होगा उतना ही मास आपके पास आउट होगा। तो यहाँ से जितना मास इन होगा उतना ही मास यहाँ से आउट होगा, और आप इसको नाम क्या दोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ एक पाइप के अंदर मान लो अगर यहाँ से 0.5 ग्राम का मास जा रहा है तो यहाँ से बाहर भी कितना निकलेगा, 0.5 ग्राम का। तो इसका मतलब मास इन इज इक्वल्स टू मास आउट। इसको आप नाम क्या दे रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी बात, जब कभी बेटा पाइप में से फ्लूइड फ्लो करेगा तो आपके पास मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। मास फ्लो रेट कांस्टेंट का मतलब क्या, आप लोग सारे जरा बेटा इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर जितना मास आपके पास है फ्लूइड का उतना ही मास यहाँ पर भी होगा। देखिए टोटल मास आपके पास m है, हम टोटल मास कंसीडर नहीं कर रहे, हम इसका स्मॉल अमाउंट कंसीडर कर रहे हैं। उस स्मॉल अमाउंट को डिनोट किससे कर रहे हैं, डेल्टा m से। फिगर में चेक करो, पहले वाले पॉइंट पर आपके पास एरिया ज़्यादा है, अगर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर लेंथ इस मास की कम है। आगे चेक करो, एरिया कम हो गया, एरिया कम तो आपके पास बेटा लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर हम ये बात शो कर रहे हैं कि मास फ्लो रेट दोनों पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मास फ्लो रेट कांस्टेंट है तो आप लोग सारे मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, कैलकुलेशन में ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एट पॉइंट 1। अगर पॉइंट 1 की बात करेंगे, हमें चाहिए मास फ्लो रेट। आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है,
मास फ्लो रेट चाहिए, मुझे बताइए मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो आप लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या आ गया टी, साथ साथ रहिएगा। अब आप लोगों के पास बेटा यहाँ पर डेंसिटी तो एज इट इज रहेगी और वॉल्यूम को तोड़ेंगे, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो आप चेक करो पॉइंट 1 पर एरिया आपके पास क्या है A1 और लेंथ आपके पास क्या है डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय टी। गर्ल्स और बॉयज एग्री करेंगे? आगे चलिएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, ρ1 A1 और डेल्टा L1 अपॉन टी को अलग कर लिया। अब आप लोग बताइए डेल्टा L1 अपॉन टी की जगह क्या मैं V1 लिख सकता हूँ, V वेलोसिटी है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। जल्दी बताओ इसमें कोई मसला? ठीक है। अब इसी तरह से बेटा हम लोग बात करेंगे पॉइंट 2 की, तो जब आप पॉइंट 2 पर जाओगे तो मेरे साथ ज़रा कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। पॉइंट 2 पर फिर से निकालेंगे बेटा मास फ्लो रेट, तो डेल्टा M2 अपॉन टी पार्टिसिपेट करते जाइएगा बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। आगे चलिएगा बेटा, तो डेंसिटी आ गया, वॉल्यूम की जगह क्या रखोगे, A2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय टी। मुझे बताओ बात समझ पा रहे हो? आगे चलेंगे तो डेंसिटी ρ2 हो गई, सॉरी यहाँ पर ρ2 चल रहा है, तो हमारे पास डेंसिटी बेटा ρ2 चल रही है, और फिर इसके बाद बेटा एरिया कितना आ गया A2 और डेल्टा L2 अपॉन टी। आप इसको क्या लिखोगे, ρ2 A2 साथ में V2, नाम क्या रखा है, इक्वेशन नंबर 2। गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए यहाँ तक की बात समझ में आई? अब आप लोग क्या कहोगे बेटा, मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, और जब आपके पास मास फ्लो रेट कांस्टेंट है तो डेल्टा M1 अपॉन टी किसके बराबर, डेल्टा M2 अपॉन टी के। अब आप बताइए मास फ्लो रेट पहले निकाला क्या आया, A1 ρ1 V1। यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड पर बेटा क्या आ जाएगा, ρ2, ध्यान दीजिएगा, ρ2 A2 V2। मुझे बताओ ये बात समझ पा रहे हो? ये आपके पास बना बेटा, इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पहले सिर्फ पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा याद रखिएगा तब होगी जब आपके पास कंप्रेसिबल फ्लूइड है। कंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, और अगर आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा बेटा। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आप क्या कहोगे, डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर क्या बनेगा, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन आप लोगों को याद आ रही है? बेटा जरा साथ साथ रहिएगा, ध्यान से सीखिएगा। हमने क्या ड्राइव किया, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब ये A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 को मुझे बताइए क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, AB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एग्री करोगे? AB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्यों लिखा, जैसे याद करो जल्दी से बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आपने कहा था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जब ऐसा था बेटा तो आपने क्या कहा था, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और फिर आपने कहा था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 को लिख सकते हो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पर भी मुझे बताइए बेटा A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 को क्या लिख सकता हूँ, AB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और फिर आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि वेलोसिटी का एरिया के साथ रिलेशन कैसा आ गया, इनवर्स आ गया। मुझे बताएं ये वाली बात भी समझ पा रहे हैं? तो वेलोसिटी और एरिया दोनों का रिलेशन कैसा है बेटा, इनवर्स है। तो आप मुझे बताइएगा इससे आपको सीखने को क्या मिला, कि जब कभी भी बेटा आपके पास एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी, और जब एरिया कम होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मुझे बताइए बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर पाइप के हेड को प्रेस करोगे तो आपके पास जो पानी होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। असल में आप क्या करते हो, आप एरिया कम कर देते हो। जब आप एरिया कम करते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब आप एरिया बढ़ाते हो तो वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी असल में दो चीज़ों का रिलेशन है, किस किस का, एरिया और वेलोसिटी का। एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा। अगर दोनों का इन्वर्स रिलेशन है तो मुझे बताएं क्या दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा? अब आप लोग पढ़िए ज़रा, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया था, पढ़िए पहला पॉइंट क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ एंड फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन अ पाइप इज कांस्टेंट। तो आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब दोनों का रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स होगा।
तो बताएं इस बात में कोई मसला। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। और फिर मुझे बताएं एरिया और वेलोसिटी दोनों का रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स। अब बॉयज और गर्ल्स मुझे एक और बात बताइए, मैं इसको एक और फॉर्म में अरेंज करूंगा, तो आप लोग सारे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको सेकेंड फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। मुझे बताइए हमने क्या लिखा था, AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब आप लोग मुझे बताइए A क्या है, एरिया, और V क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को ओपन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मुझे बताएं इस बात से एग्री करेंगे। अब आप लोग बताइए, इसको ऐसे लिख देते हैं, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आप लोग बताइए एरिया इनटू लेंथ क्या वॉल्यूम के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये वाली बात समझ पा रहे, तो आप इसको क्या पढ़ोगे यहाँ पर बेटा, ये वॉल्यूम अपॉन टाइम हमारे पास हो गया कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम अपॉन टाइम कांस्टेंट है तो इसको आप लोग पढ़ते हो वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट। बोलिए क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है तो आप जरा चेक करो बेटा, पहले लिखा था AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अब क्या लिखा, V अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा, और वो रिलेशन क्या है, AV इज इक्वल्स टू V अपॉन T। तो इस बात से एग्री करोगे। लेफ्ट हैंड साइड पर जो V है, मुझे इस V का नाम बताइए। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो V है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, और राइट हैंड साइड वाला जो V है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। तो आप क्या कहोगे, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम का मुझे बताइए यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कभी कभार MCQ में आता है, वो कहते हैं बताए कौन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन ए में लिखा होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में लिखा होता है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में लिखा होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन डी में लिखा होता है नन। तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो समझ पा रहे हैं। अब लास्ट बात, फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग बताइए बेटा, हमारे पास जो रिलेशंस बने वो रिलेशंस क्या बने। सबसे पहले आप क्या कह रहे हो, वेलोसिटी का एरिया के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। एक रिलेशन आपने ये याद रखना है। फिर आपने याद रखना है बेटा, एरिया खुद बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो आप कहोगे कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एग्री करोगे। फिर आर बेटा आपके पास किसके बराबर होता है, आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन टू। तो अगर डी अपॉन टू रखोगे तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो मुझे बताइए तीन रिलेशन समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन आपके पास किसके साथ आ गया बेटा, एरिया के साथ। दूसरा रिलेशन आप बनाओगे वो किसके साथ आ गया बेटा, रेडियस के साथ। और तीसरा जो रिलेशन आपने लिखा वो किसके साथ है, डायमीटर के साथ। तो जब आपको बेटा ज़रूरत होगी MCQs में तो आप इन रिलेशंस को यूज़ कर सकते हो। अब बताइए यहाँ तक की बात है कोई मसला। तो ये जो इक्वेशन थी इसका नाम क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये किसका बेटा कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। क्लियर। अब आपने फिगर बना ली थी, इसके आगे का काम आपके पास है। देख लीजिए, अगर आपने इसको नोट करना है नोट कर लीजिए। पिक्चर्स क्लिक कर लिए, पिक्चर्स क्लिक कर लो। और फिर इसके बाद इसका लास्ट पार्ट जो रह गया और इसके MCQs जो है वो हम लोग फिर कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। कमिंग क्लास में बेटा बस आपके पास इसका आधे घंटे का काम है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पिक्चर लेनी है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं स्लाइड करता जाऊँ। चलिए, फिर कबीर साहब भी ले रहे हैं, गर्ल्स भी देख लीजिएगा बेटा, ऊपर कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो देख लीजिएगा। फिर बाकी इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर।